नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर एम्बिशन के करंट अफेयर सीरीज में। और आज तारीख है 12 जनवरी, वर्ल्ड नेशनल यूथ डे। ओके, आज युवा दिवस है। आप सभी युवा हैं जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। आपके अंदर एक युवा है जो कि कुछ करना चाहता है, इस समाज में बदलाव लाना चाहता है। जब देश में आप एक परिवर्तन की चाह करते हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। ओके, आप सभी स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी पूरे देश में कहीं होती है तो वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में ही होती है। तो युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अपनी युवा एनर्जी को यूटिलाइज करना है, पढ़ाई में सही डायरेक्शन में चैनलाइज करनी है अपनी एनर्जी को, ताकि और पढ़ें और प्रीलिम्स हमारा निकले, साथ में मेंस निकले और हम इंटरव्यू स्टेज तक एटलीस्ट पहुंचे। ठीक है, और बाकी तो फिर उस होली पीडीएफ में अपना नाम एक्सपेक्ट करना। इट्स रेस्ट टू द प्रेयर्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि आज के न्यूज आर्टिकल्स में क्या होने वाला है। सेंटर सीक्स स्मार्टफोन्स सोर्स कोड। ठीक है, यहां से एक सोर्स कोड से रिलेटेड एक ड्राफ्ट आया है। दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट राइट नाउ। अभी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं तैयार हुआ है, लीगल एक्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्सपेक्टेशन कर रही है कि जो स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स अपना सोर्स कोड शेयर करें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दूसरा है CGWB फ्लैग्स मेजर कंटामिनेशन। ये एक स्टेट न्यूज है, बट इससे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व होने वाला है आपका। और PYQs मतलब आगे आने वाले एग्जाम्स में वो एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इनवर्ड टर्न देखेंगे हम, यूएस इंपेरियलिज्म से रिलेटेड। किस तरह से जो यूएस का इंपीरियलिस्टिक बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो अभी भी नहीं रुक रहा है। वेनेजुएला के हमले के बाद, ग्रीनलैंड की धमकी के बाद, अब फिर सीरिया पे अटैक कर देना। ठीक है, और इस तरह से ये एक एडिटोरियल है जो कि हम देखेंगे। इसके बाद फास्टर इज नॉट फेयर इन पॉस्को। पॉस्को से रिलेटेड ये न्यूज है। यंग लव, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद पॉस्को। पॉक्सो, शुड द एज कंसेंट बी लोअर्ड, ये भी पॉक्सो से रिलेटेड है। तो ये तीन जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ये पॉक्सो से रिलेटेड हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पॉक्सो से रिलेटेड। पॉक्सो क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब पॉक्सो अधिनियम जारी किया गया था, ये सब कुछ हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद क्वाड। ओके, क्वाड जो है अपने आप को दोबारा, ये न्यूज रिपीट हुई है, हमने ऑलरेडी क्वाड के बारे में स्टडी किया हुआ है, दोबारा से अब हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं, क्वाड से रिलेटेड। क्वाड क्या है? डीलिमिटेशन कमीशन। ओके, रीइमेजिनिंग डीलिमिटेशन, कि डीलिमिटेशन क्यों जरूरी है, क्यों जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की वो मांग कर रही हैं कि ये जो डीलिमिटेशन हो रहा है हुआ है अभी तक, उससे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे देखेंगे। इसके बाद एक और न्यूज है, दैट इज PSLV C62 से रिलेटेड। ठीक है, विच इज अगेन अ डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड। ओके, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड यूथ डे जो है हमारा, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ठीक है, और उनका एक बहुत बढ़िया एक यूनिक सा कोट है जो जिससे हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कोट है, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। अगर आप समझेंगे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे इकॉनमी नहीं होगी, मुझे हिस्ट्री में फैक्ट्स याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, ठीक है, मुझसे ये यूपीएससी नहीं होगा, आपको हो सकता है कभी कभी ये फीलिंग आती हो। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर ये जो अपने आप को कमजोर समझने वाली जो टेंडेंसी है, ये जो मन में हमारे ख्याल आता है ना कि हम कमजोर हैं, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। स्वामी जी ने कहा था ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो हमारी, वीकनेस जो है सबसे बड़ा पाप है हमारे लिए। अगर आप अपने आप को वीक कंसिडर करते हैं तो आप में वो चीजें आने लग जाएंगी। आप सभी ने अब कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होने लगेगा। अगर आप अपने आप को स्ट्रेंथ और पावरफुल स्ट्रांग महसूस करेंगे तो आप स्ट्रेंथ वाइज डेवलप होते जाएंगे। अगर आप अपने आप को वीक कंसिडर करेंगे तो आपके साथ ऐसी ही चीजें होंगी जो आपको वीक बनाती जाएंगी। ठीक है, सो इस नोट पर शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। द आर्टिकल इज सेंटर टू सीक सोर्स कोड ऑफ स्मार्टफोन इन सिक्योरिटी मेजर। ठीक है,
केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे कहा है कि उनको अपना सोर्स कोड सेंटर के साथ शेयर करना होगा, ताकि सेंटर ये इंश्योर कर सके कि जो भी लोगों का डेटा वहां जा रहा है उस डेटा का कोई मिसयूज ना हो सके। ठीक है, यहां पर डेटा का मिसयूज रोकने के लिए ये स्टेप सेंटर ले रहा है। ठीक है, कि डेटा जो है लोगों का वो मिसयूज ना हो सके, उसका जो मिस यूटिलाइजेशन है उसको रोकने के लिए सेंटर ने ये आदेश दिया है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्या है ये जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, किस तरह से काम करता है, ऑफिशियल इसके टर्म्स क्या हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस फ्रेमवर्क का नाम है इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी। भारतीय टेलीकॉम से रिलेटेड, ओके, स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी सुरक्षा के अधिनियम बनाए जा रहे हैं, अश्योरेंस रिक्वायरमेंट, अश्योरेंस रिक्वायरमेंट। 2023 में ये ड्राफ्ट किए गए थे। ओके, दिस इज स्टिल इज इन द ड्राफ्ट फॉर्मेट, अभी भी ये लागू नहीं हुआ है, लीगली इंप्लीमेंटेबल चीज नहीं है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क 2023 में प्रपोज किया गया है, अभी भी ये ड्राफ्ट फॉर्म में ही है, अभी कंक्रीटली एक लॉ या एक एक्ट नहीं बना है, नियम नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ एक ये रिक्वायरमेंट है जो प्रपोज्ड है, हो सकता है आने वाले समय में ये लीगलाइज हो जाए, ये एक एक्ट का रूप ले ले। ठीक है, इसका अगर हम एब्रीविएशन बनाएं तो ITSAR, ठीक है, ITSAR शॉर्ट फॉर्म जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट फॉर्म से आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी अश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2023, ITSAR ड्राफ्ट रूल्स हैं, ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं जो कि बात करती हैं। अगर आप यहां देखेंगे, सर्विलांस टूल बनाए हैं, द इंडियन टेलीकॉम सर्विस सिक्योरिटी अश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, इन्होंने प्रपोज किए हैं कुछ 83 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इन्होंने कुछ अपने नियम बनाए हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, जो हमारा डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 83 ऐसे सोर्स बनाए हैं, जिसमें से एक सोर्स कोड डिस्क्लोजर वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेकर कंपनियों को बहुत एतराज है, कंपनियां इस चीज को जारी नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि क्या है ये किसने लागू किया है। द डिपार्टमेंट विच इज बिहाइंड दिस इज नेशनल सेंटर राष्ट्रीय जो सेंटर है फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, NCCS नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के द्वारा ये जो ITSR है ये लॉन्च किया गया है, ये रिक्वायरमेंट जो है ये बनाई गई है। क्या है, ध्यान से समझेंगे, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी अश्योरेंस रिक्वायरमेंट, भारतीय कम्युनिकेशन फोन से रिलेटेड जो सिक्योरिटी की अश्योरेंस देने वाली जो रिक्वायरमेंट है, ये 2023 में ड्राफ्ट करी गई थी। किसके द्वारा ड्राफ्ट करी गई थी? नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी NCCS के द्वारा ड्राफ्ट करी गई थी, ताकि ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जा सके जिससे कि जो लोगों का डेटा है उसका मिस यूज होने से रोका जा सके। ठीक है, ये इस पूरे रिक्वायरमेंट में कहा गया था। अब यहां जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सोर्स कोड, जिसके पीछे पूरा मुद्दा बना हुआ है। ये सोर्स कोड क्या है और कंपनियां इस सोर्स कोड को क्यों नहीं देना चाहती हैं, तो इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। आप सभी ने कभी लेस खाया हो, लेस के जो चिप्स आते हैं वो खाए होंगे, या कुरकुरे का जो पैकेट आता है वो कुरकुरे खाए होंगे। ठीक है, या फिर कभी डोमिनोज से पिज्जा खाया हो, पिज्जा हट से पिज्जा खाया हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो हर जगह मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैकडी का बर्गर। अब मैकडी का बर्गर अगर आप जम्मू कश्मीर में खाएंगे, अमृतसर में खाएंगे, उत्तर प्रदेश में खाएंगे या फिर हैदराबाद में खाएंगे, उसका टेस्ट सेम रहने वाला है। ऐसे ही लेस का जो चिप्स है वो अगर आप दिल्ली में बैठकर खाएं या फिर शिलोंग में बैठकर खाएं, सेम टेस्ट आपको मिलेगा। डोमिनोज का पिज्जा चाहे आप
कलकत्ता की किसी सिटी में हो या गुजरात की किसी सिटी में हो, तो भी आपको सेम टेस्ट ही मिलेगा। अब ये जो कंपनियों का सेम टेस्ट एश्योरेंस करती है, सेम टेस्ट जो है इसको बनाए रखने के लिए उनका एक फॉर्मूला होता है, उनकी एक रेसिपी होती है, सीक्रेट रेसिपी होती है, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसी तरह से जब स्मार्टफोन बनता है, तो जो स्मार्टफोन जिस प्रोसेस से बना है, जिस प्रोसेस से वो बना है, आप सभी ने देखा होगा आज की डेट में कोडिंग यूज करी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, उस कोडिंग के जरिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। अब जिस भी प्रोसेस से वो पूरा स्मार्टफोन बन के तैयार हो रहा है, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग यूज करी जा रही है, अब सरकार का कहना है वो प्रोग्रामिंग, वो प्रोसेसिंग आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही हो गया, सपोज आप डोमिनोज से कह रहे हैं कि आपकी जो पिज्जा बनाने की रेसिपी है, वो पिज्जा बनाने की रेसिपी आप हमसे शेयर कीजिए। ठीक है, अब यहां पर कंपनीज रिलक्टेंट हैं, कंपनीज ये चीज शेयर नहीं करना चाहती। क्यों नहीं शेयर करना चाहती कंपनीज? क्योंकि अगर ये चीज पब्लिक हो जाती है कि किस तरह से उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, सपोज एप्पल का एक एप्पल कंपनी है, एप्पल अपने फोन्स बनाती है, वो अगर कंपनी शेयर कर दे कि हम फोन इस तरह से बनाते हैं, ये प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, अगर ये प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं और इसे सब में बांट दें, तो कोई भी व्यक्ति एप्पल जैसा फोन बना लेगा। फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा एप्पल के फोन में और नॉर्मल एक फोन में? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये कंपनीज का जो एक कंसर्न है कि यहां पर जो हमारी सीक्रेट चीजें हैं, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो हम आपके साथ शेयर क्यों करें। इस तरह का जो फैसला सेंटर के द्वारा लिया जा रहा है, ये ऑलरेडी चाइना के द्वारा भी लिया जा चुका था, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज ने साफ मना कर दिया था कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन में ये भी ये चीज हुई थी कि आपको अपना जो कोडिंग का जो प्रोग्राम है वो शेयर करना होगा, वहां पर भी सरकार फेल रही कि ये कोडिंग आपको पब्लिक नहीं होने दी जा सकती है। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या होता है वो समझते हैं। द अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग, द अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग, जो कोडिंग यूज करी जा रही है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग है, ये अंडरलाइन जो प्रोग्रामिंग है और जो प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स फोन्स वर्क, दैट मेक फोन्स वर्क। वो पूरी प्रक्रिया, जिस तरीके से वो फोन काम करता है, किस तरह से, अगर आप एक शाओमी का फोन देखेंगे या एक रेडमी का फोन देखेंगे, ठीक है, एक सैमसंग का फोन देखेंगे, एप्पल का फोन देखेंगे या मोटोरोला का फोन देखेंगे, तो हर फोन का एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, वर्क करने का। हर फोन के अपने एक फीचर होते हैं, वो फीचर कंपनी कुछ कोडिंग यूज करके, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बनाती है। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को कहा जाता है सोर्स कोड, कि जो फोन है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर सोर्स कोड के बेसिस पे काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर सोर्स कोड के बेसिस पर काम करने वाला जो प्रोग्रामिंग है, ये कंप्यूटर उसको, एक फोन को अपनी एक यूनिकनेस देती है, अपना एक फीचर देती है, जो हम आपने अपने दोस्तों से सुना होगा। सपोज आप कभी एक फोन खरीदने गए, ठीक है, आप अगर कोई फोन खरीदने गए तो आप सबसे पहले 2-3 लोगों से पूछते हैं, ये पूछते हैं कि भाई इस फोन में क्या फीचर है, इस फोन के फीचर ज्यादा अच्छे हैं, मैं तो ये वाला फोन खरीदने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फोन, इसके फीचर्स इस रिस्पेक्ट में अच्छे हैं। एप्पल यूजर्स बोलेंगे कि हमारे में सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को कहा जाता है सोर्स कोड। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि ये सोर्स कोड भाई आप हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि आप हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका डेटा जो है वो मिसयूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी बात कही गई। ठीक है, इसे प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सरकार क्या करेगी इनका? सरकार एक चीज करेगी, सरकार इन्हें अपनी डेजिग्नेटेड सरकारी लैब्स में टेस्ट करेगी। ठीक है, इन्हें एनालिसिस करेगी, एनालाइज करेगी और टेस्ट करेगी। सरकार कुछ ऐसी लैब्स को, ऐसी टेक्निकल लैब्स को चिन्हित करेगी और वहां पर उनका टेस्ट करवाएगी, एनालिसिस करवाएगी सोर्स कोड का। ये सरकार का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है यहां पे, और क्या बात कही गई है? अगर आप इस आर्टिकल में देखेंगे यहां पर, तो इस आर्टिकल में कहा गया है, सबसे कुछ चीजें बताइए। बैकग्राउंड परमिशन के बारे में बात करिए। बैकग्राउंड परमिशन रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, बैकग्राउंड परमिशन रेस्ट्रिक्शन। एप्स कैन नॉट एक्सेस कैमरास, माइक्रोफोन्स और लोकेशन सर्विस इन द बैकग्राउंड व्हेन फोन्स आर इनएक्टिव। क्या है भाई ये चीज? इसे समझिए। जब हमारा फोन बंद होता है, ठीक है, अगर आपको मूवीज या वेब सीरीज देखने का शौक हो, तो आप, एक वेब सीरीज आई थी असुर नाम से, ठीक है, उस असुर वेब सीरीज में दिखाया गया था कि किस तरह से लोगों के जो फोन हैं
वो बंद होने के बावजूद भी, ठीक है, फोन बंद है, उनकी पॉकेट में रखा है, तब भी जो उनका कैमरा है या उनका माइक्रोफोन है, माइक है, वो अभी भी स्टिल एक्टिव है, जिसके बेसिस पर वो जो मेन क्रिमिनल था वो अपने क्राइम को अंजाम दे रहा था। ठीक है, ये चीज उस पूरे सीरीज में इस तरह से डिपिक्ट करी गई है। यहाँ पर कहा है कि इसी तरह से अगर बैकग्राउंड में अगर आप माइक्रोफोन, कैमरा या लोकेशन एनालिसिस, जीपीएस डिवाइसेस वगैरह आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर फोन बंद है तो। ठीक है, ये चीज बात कही गई है। पहला, इस प्रपोजल में यहां कहा गया है कंपनीज टू मेक सॉफ्टवेयर चेंजेस इन दी सॉफ्टवेयर, जो भी जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसमें कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा ताकि to allow the pre-installed apps to be installed and to block apps from using cameras, mic, location एक्सेट्रा व्हेन दे आर इनएक्टिव। ठीक है, तो यहां पर बात कही गई है सबसे पहले कि कंपनी को अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजेस लाने होंगे। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते, कुछ ऐसे एप्स होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं हमारे फोन में जो हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो तो आए हैं फोन में और फोन में बने रहेंगे। ठीक है, उन एप्स को क्या परमिशन मिली हुई है हमारे फोन में वो हमें नहीं पता। तो वही बात करी गई है कि सबसे पहला आपको ये चेंज करना है, जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है फोन में उनको हम अनइंस्टॉल कर सकें। जो भी यूजर है भाई उसके पास अधिकार होना चाहिए, जो ऐप इंस्टॉल होके आया है प्री इंस्टॉल, उसे अनइंस्टॉल करना चाहता है तो वो कर ले। ठीक है, फिर कुछ ऐप्स को ब्लॉक किया जा सके ताकि वो कैमरा यूज ना कर सकें, माइक्रोफोन यूज ना कर सकें, लोकेशन यूज ना कर सकें जब हमें नहीं चाहिए तब। ठीक है, जब हम फोन यूज नहीं कर रहे हैं तब इनएक्टिव कंडीशन में अगर हमारा फोन है तो ये चीजें एक्टिव नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है ये पूरे आर्टिकल का। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या इसमें प्रोविजन डाला गया है, आप यहां देखेंगे तो दूसरा पॉइंट है 1 ईयर लॉन्ग रिटेंशन, डिवाइसेस मस्ट स्टोर सिक्योरिटी ऑडिट लॉग्स फॉर 12 मंथ्स। क्या है भाई ये पॉइंट, डिवाइसेस मस्ट, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, डिवाइसेस मस्ट स्टोर सिक्योरिटी ऑडिट्स। ऑडिट्स आप सभी लोग समझते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज ऑडिट शब्द का गूगल पे मीनिंग देखिए या अपनी डिक्शनरीज में देखिए। लॉग्स फॉर 12 मंथ्स, कुछ रिसर्च आपको भी अपनी तरफ से करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या बात करी गई है कि डिवाइसेस को 12 महीने का ऑडिट रखना होगा। 12 महीने का ऑडिट का जो डेटा है वो यूजर्स को देना होगा कि किस तरह से जो उनके सिक्योरिटी ऑडिट होते हैं, सुरक्षा से लेकर जो भी ऑडिट किए जाते हैं। सपोज हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे परमिशन ली जाती है कि क्या आप इस ऐप को अलाउ कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने का, माइक्रोफोन को एक्सेस करने का। तो ये जो परमिशन है, इसका जो पूरा ऑडिट है 12 महीने का, वो डिवाइसेस में होना चाहिए। इसके अलावा जो बात करी गई है यहां पर, वो बात करी गई है पीरियोडिक मैलवेयर स्कैनिंग। यहां पर तीसरा पीरियोडिक मैलवेयर स्कैनिंग की भी बात करी गई है कि समय समय पर एंटीवायरस चेक्स होने चाहिए कि कोई भी मैलिशियस जो भी सॉफ्टवेयर है वो हमारे फोन में ना आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या बात करी गई है, इन्फॉर्म गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार को कंपनीज को सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफ मेजर अपडेट्स। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी फोन हमारा अपडेट मांगता है, हम उस फोन को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई मेजर अपडेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है तो कंपनी को सरकार को बताना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ये एक क्वेश्चन है प्राइवेसी के बीच में और एथिक्स के बीच में कि कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से हैम्पर किया जा रहा है यहां पर। और अगर सपोज आप ये सोचिए, अगर सरकार को पहले अपडेट से पहले इंफॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर फोन में, सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, आज रात को मेरे अपडेट का मेरे पास एक नोटिस आया। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है अपडेट हो जाने दो। ठीक है, अब ये
पहले तो जो कंपनी है उसके पास मैसेज जाएगा, अब फिर ये कंपनी सरकार को भेजेगी कि भाई हम फलाने फोन में XYZ फोन में ये ऐप जो है अपडेट करने जा रहे हैं, इस फोन को अपडेट करने जा रहे हैं, प्लीज अपनी परमिशन दीजिए। अब सरकार इसको स्क्रूटनाइज करेगी, इसमें लेगी टाइम, अब फिर ये कंपनी को रिवर्ट बैक करेगी कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो, अब कंपनी फिर अपडेट चालू करेगी। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रोसेस लगेगा। अभी तक जो अपडेट मेरे फोन में कुछ टाइम में हो जाता है, कुछ घंटों में हो जाता है, अब उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। फिर हम बोलेंगे भाई ये फोन बेकार है, इस कंपनी के फोन बहुत बेकार है, हैंग करते हैं, अपडेट नहीं होते ढंग से, विच इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल इशू जो कि यहाँ पर पूरा बताया गया है। और यहाँ पर कंपनीज कह रही हैं ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी भी सिनेरियो में, ठीक है। चाइना ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना को भी ये परमिशन नहीं मिली। यूरोपियन यूनियन में भी ये चीज लाने की कोशिश की गई थी, वहां पर भी ये परमिशन नहीं दी गई, ठीक है। ये था पहला आर्टिकल। अब हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल कह रहा है सेंट्रल बोर्ड फ्लैग्स मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज समझनी है और एक ही चीज याद करनी है जो कि आपके पूरे एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर एक बॉडी बताई गई है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल केंद्रीय ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है ना हमारा, बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये बोर्ड किस एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ये बनाया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। अब यहां पर कंटेक्स्ट भी समझ लीजिए, अगर न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं, कि अभी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी है 2025 की, और वहां पर पाया है कि आंध्र प्रदेश जो है वो ऐसे स्टेट्स में है जिसमें जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स पाए गए हैं, ठीक है। यहां पर यूरेनियम सबसे बड़ा कंसर्न है कि यूरेनियम के हॉटस्पॉट पाए गए हैं 16 विलेजेस में। 16 विलेजेस में यूरेनियम पाया गया है पानी में। अब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यहां से ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है किस तरह से ये जो आंध्र प्रदेश में जो ग्राउंड वाटर है वहां पे यूरेनियम भी पानी में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न हो जाता है। आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बाय दी विच, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट ने बताया है कि किस तरह से यहां से पानी में यूरेनियम भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में अगर दे फॉर्म 2 और 3 स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि यूरेनियम कैन बी फाउंड एज अ कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर, जो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या न्यूज है? पॉक्सो से रिलेटेड खबरें हैं, ठीक है। फास्टर इज नॉट फेयरर इन पॉक्सो केस क्लियरेंस नंबर्स। अब हो क्या रहा है, पॉक्सो से जुड़े हुए जो भी, पॉक्सो अधिनियम से जुड़े हुए जो भी केसेस हैं उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। अब इस आर्टिकल में जो एडिट जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने कहा है कि ये जल्दबाजी न्याय गारंटी नहीं करती। आप जल्दबाजी में अपने फैसले तो सुना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी फैसले हमने कर दिए तो वो जस्टिस दे दिया है। यहां पर जस्टिस की गारंटी नहीं है कि जस्टिस मिला है या नहीं मिला है। इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आया है यंग लव्स के नाम से, ठीक है। यहां पे बात करा गया है कि किस तरह से ये जो पॉक्सो अधिनियम है इसका लोग गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है। गलत फायदा किस तरह से उठाया जा रहा है, और यहां पर यंग रिलेशनशिप्स की बात करी गई है कि ये जो यंग मैन और यंग वुमेन होते हैं जिनको समझ नहीं होती है और ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, और किस तरह से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इस पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी बताई हैं, लॉ कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस बताई कि लॉ कमीशन ने की जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि किस तरह से हमें क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए ताकि ये पॉक्सो अधिनियम जो है ये अच्छे तरह से एस्टेब्लिश हो पाए, अच्छी तरह से अपना काम कर पाए। इसके बाद शुड द एज ऑफ कंसेंट बी लोअर। अब यहां पर पॉक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट का एक बात कही जाती है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है जो बना हुआ है कि ये जो पॉक्सो अधिनियम है इसमें जो कंसेंट हाँ करने की जो एज है, ठीक है, वो क्या उस एज को कम कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरी कहानी समझते हैं पॉक्सो अधिनियम से रिलेटेड। पॉक्सो अधिनियम कब आया था, उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये चीज हम समझेंगे। पॉक्सो अधिनियम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन
P से प्रिवेंशन ऑफ, C से चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, ये एक अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 2012 में। ठीक है, 2012 में ये एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? अगर आपको याद हो, हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय था जब दिल्ली गैंगरेप हुआ था, निर्भया केस जब हुआ था, उसके बाद पूरे देश में ये चेतना जगी कि हमें कुछ ना कुछ सुरक्षा के नियम जो है वो बनाने होंगे। ठीक है, तो वहां से जो हमारा जो पहले इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी जो था, आईपीसी में यहां पर रेप और मोलेस्टेशन की बात करी गई थी, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली इसमें विमेन को लेकर तो क्लॉज था, लेकिन चिल्ड्रन को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं थी कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, कोई भी यौन शोषण होता है बच्चों का, तो उनके लिए कोई भी एक प्रावधान नहीं था। उस प्रावधान को बनाने, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल तरह का प्रोसेस हमें चाहिए, एक स्पेशल प्रोसेस बनाना होगा, पुलिस को एक अलग तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, वॉलंटियर्स को, जो कि इस प्रोसेस को सेंसिटिवली डील कर सके, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी वो बच्चे नादान होते हैं, वो जो एज होती है, ये जो टीनेज वाली एज होती है, 17-18 14 से 18 साल तक की जो एज होती है, यहाँ पर बच्चों को बहकने के चांसेस होते हैं, तो वो कभी कभी बहकावे में, पीयर प्रेशर में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब इस एज में लिए गए गलत डिसीजन का इंपैक्ट उनकी पूरी जिंदगी पर ना पड़े। अब आप सोचिए, 15-16 साल का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसको अगर हम इस आईपीसी के धाराओं के तहत अगर कोई भी सजा सुनाए तो उसके पूरे जीवन पर असर पड़ेगा, जबकि उसे कोई भी अभी समझ है ही नहीं। ठीक है, उस केस में हम उसे बहुत ज्यादा क्रिमिनल नजरों से देखना, ये चीज अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जो भी घटनाएं महिलाओं के साथ, जो लड़कियों के साथ हो रही थी, बच्चियों के साथ, उसको लेकर भी एक कॉन्क्रीट जो था, कोई भी नियम कानून नहीं था। तो उसके लिए ये जो पॉक्सो अधिनियम है, ये लाया गया 2012 में। कब लाया गया? 2012 में लाया गया। नाम याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यहां पर जो चिल्ड्रन है, ये समझिएगा, ये चिल्ड्रन है जो वो व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, चाहे वो एक बॉय हो या गर्ल हो, अगर 18 साल से नीचे हैं तो उनकी जो भी ट्रायल होगा, अगर वो किसी भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, तो उनका ट्रायल जो होगा वो पॉक्सो एक्ट के तहत होगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट आया, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, उद्देश्य की हम बात करें, पहला तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, हमने अभी समझा कि आईपीसी में इस तरह की कोई भी प्रावधान नहीं था, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लाई जाए सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, जो भी सेक्सुअल क्राइम हो रहा है बच्चों के प्रति, उससे रिलेटेड, हैरेसमेंट से रिलेटेड, उनके उत्पीड़न से रिलेटेड, उत्पीड़न को रोकने के लिए, सेक्सुअल उत्पीड़न को रोकने के लिए, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। ये तीन चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की गई। हमने यहां पर बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियां हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, जेंडर को यहां पर काउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनसे जुड़े हुए जो भी यौन शोषण के मामले हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, हैरेसमेंट उत्पीड़न के केसेस हैं, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी केस आता है, तो वो इस पूरे एक्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव था, अगला ऑब्जेक्टिव इसका है चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म का। चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म। अब ये चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म क्या होता है भाई? पुलिस का नाम अगर हम सुने, अगर हम कहीं भी पुलिस देख लेते हैं, तो हमारे मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म की जरूरत थी। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है या 20 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसको भी पुलिस को देखकर डर लगाता है। ठीक है, पुलिस के नाम से अगर पुलिस की धमकी दे दी जाए, पुलिस धमकी दे दे, तो भाई उस व्यक्ति को डर लगाता है। अब आप बच्चे की दृष्टि से सोचिए, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उस बच्चे को पुलिस से कितना डर लग रहा होगा? इवन अगर
मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। तो एक बार की बात है जब मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से लौट रहा था, व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, जब 12वीं कक्षा की बात है, तो मैंने एक बार मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, इट वाज माय मिस्टेक, मेरी गलती थी कि मुझे हेलमेट लगाना चाहिए था, मैं एक्टिवा पर था, ठीक है। तो मैंने दूर से चौराहे पर पुलिस को देख लिया और मैंने जो एक्टिवा भगाई, क्यों? क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगाया। अब जो पुलिस से डर लग रहा है एक बच्चे के मन में, ठीक है, तो आप ये सोचिए जब सेक्सुअल ऑफेंस होता है, अगर यौन उत्पीड़न किसी बच्चे के साथ किया जाता है, तो उसको पुलिस से कितना डर लगेगा। तो जो पूरा चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है वो हमें बनाना पड़ा। पुलिस ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट्स भी ले लीजिए, कोर्ट्स कचहरी से भी डर लगेगा, बच्चे को हर तरह से डर लगेगा। तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत थी कि जो कि चिल्ड्रन फ्रेंडली हो, ताकि बच्चे खुलकर अपना बयान दे सकें, ठीक है, अपनी बात खुलकर रख सकें, बिना डर के रख सकें। इसलिए चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म बनाने की बहुत आवश्यकता थी, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल्स, कि भाई स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं और जो भी ट्रायल चल रहा है वो जल्दी खत्म हो, नॉर्मल केसेस की तरह, जैसे सिविल केसेस होते हैं उनकी तरह वो खिंचता ना चला जाए, ठीक है। तो स्पीडी ट्रायल्स की बात करी गई यहां पर। इसके बाद हम जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की बात कही यहां पर, ठीक है। अगर हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करें तो यहां पर बच्चों को एज अ बॉय एज अ गर्ल ना देखकर उन्हें सिर्फ एक चिल्ड्रन कंसिडर किया जाए, ठीक है। इसकी बात करी गई यहां पर कि जो यौन उत्पीड़न है, 18 साल से कम बच्चे हैं, वो किसी लड़के के साथ भी हो सकता है, किसी लड़की के साथ भी हो सकता है, और जेंडर एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है जो कि डिफाइंड नहीं है। तो ज्यादातर 18 साल के बाद ही व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो किस जेंडर से बिलोंग करता है। डज द पर्सन बिलोंग्स टू अ मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, बॉय, गर्ल, या फिर थर्ड जेंडर, या किसी भी जेंडर को अपना जेंडर जो स्पेसिफिकेशन होता है वो बाद में ही होता है। तो यहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की बात करी गई कि हम जो अपना जेंडर है उसको न्यूट्रल मेंटेन करके रखेंगे। इसमें स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की बात करी गई। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, जो पनिशमेंट दी जाएगी वो बहुत कठोर पनिशमेंट होगी, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट। फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट। ये 2019 में क्लॉज जोड़ा गया, 2019 में अमेंडमेंट किया गया, वहां से ये क्लॉज जोड़ा गया कि अगर कोई सीरियस क्राइम हो जाता है, बहुत जघन्य अपराध हो जाता है, तो उस जघन्य अपराध की श्रेणी में कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि हमने पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब आगे आर्टिकल में क्या कहा गया है कि यहां पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो कंसेंट है, सपोज देर इज अ बॉय एंड देर इज अ गर्ल, भाई एक तरफ एक लड़का है, एक लड़की है, और उनकी उम्र जो है अभी 18 साल से कम है, दे आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अब भाई कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारी वाइब मैच करने वाले कुछ लोग होते हैं, तो हमारी उनसे वाइब मैच हो जाती है, तो हम उनके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है, 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी एक एज ही ऐसी होती है, वो घूमना फिरना चाहते हैं जिन लोगों के साथ उनकी वाइब मैच होती है। अब यहां पर क्या होता है, जो कंसेंट है, कंसेंट बेसिकली होता है कि जब व्यक्ति कोई भी इंटीमेट रिलेशन बनाना चाह रहा है, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाह रहा है, तब एक कंसेंट की मांग की जाती है कि जब दोनों तरफ से कंसेंट होता है तभी वो एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे। अब यहां पर कहा गया इस एक्ट में कि यहां पर भाई कंसेंट का सवाल ही नहीं उठता है, अगर व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो कंसेंट का कोई क्लॉज ही नहीं आता है, ठीक है, कंसेंट कोई क्लॉज ही नहीं है। यहां पर आप कंसेंट हो या ना हो, अगर आपने उसके साथ अपराध किया, कोई भी सेक्सुअल क्राइम किया, तो वो एक क्राइम की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। अब यहां पर बेसिकली एज जो है आज की टाइम में वो एज है 18 साल। अभी तक एज थी 2012 से पहले एज थी 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र थी, जिससे 16 ईयर्स को कंसिडर किया जाता था एज ऑफ कंसेंट। अब 2012 में पॉक्सो अधिनियम में इस को उम्र को बढ़ाकर 16 से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। और यहां पर अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इस 18 साल की उम्र को दोबारा से 16 साल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। क्यों ये क्वेश्चन बन रहा है? तो क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि जो मिसयूज हो रहा है, ठीक है, मिसयूज, और मिसयूज कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं, गार्जियंस कर रहे हैं। पेरेंट्स और गार्जियंस इसका मिसयूज कर रहे हैं। किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं।
सपोज एक यंग मैन है जिसकी उम्र हम मान लेते हैं लगभग ये 18 साल का व्यक्ति है या 19 साल का व्यक्ति है, 18-19 साल का व्यक्ति है, और यहां पर एक यंग गर्ल है, यंग बॉय लिख देते हैं, और एक यंग गर्ल लिख लेते हैं जिसकी उम्र है 16 ईयर्स या 17 ईयर्स। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिसमें से लड़के की उम्र है 18-19 साल और लड़की की उम्र है 16-17 साल। अब सपोज ये लोग किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में या सेम स्कूल में पढ़ते हैं, नॉट लेट्स टेक द एग्जांपल, ओके, किसी सेम स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों की वाइब मैच करती है, दोनों जो है अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये एक इनोसेंट सी रिलेशनशिप में है। ठीक है, एक इनोसेंट सी रिलेशनशिप में है, यहाँ कोई क्राइम नहीं हो रहा है, लड़के ने लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया है या फिर किसी भी तरह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को यहां पर ऑफेंस नहीं दिया गया है, कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या होता है, जो ये गर्ल है, ठीक है, ये पूरा आर्टिकल जो कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा है कि ये यंग गर्ल जो है, ठीक है, इसके जो पेरेंट्स हैं या इसके जो गार्जियंस हैं वो इस रिलेशनशिप से नाखुश हैं, वो इस रिलेशनशिप से नाखुश हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस बॉय के खिलाफ फॉल्स केस कर देते हैं, फेक केस कर देते हैं पॉक्सो अधिनियम के तहत। फेक केस कर दिया गया, पॉक्सो लगा दिया गया। अब यहां सोचिए 18-19 साल का लड़का है, इसने कोई क्राइम भी कमिट नहीं किया, इसकी पूरी जिंदगी इसके सामने पड़ी है और यहां पर ये अपनी लड़की की छवि को बचाने के लिए इस लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस लगा दिया। अब यहां पर ये जो पॉक्सो का केस लगा है, इसकी वजह से कोर्ट पे पेंडेंसी बढ़ जाती है, कोर्ट में केसेस बढ़ जाएंगे, कोर्ट में केसेस बढ़ जाएंगे, पेंडेंसी बढ़ जाएगी, पेंडिंग केसेस का नंबर बहुत इंक्रीज होने लगेगा। तो जो हमारे कोर्ट हैं वो ओवरबर्डन वैसे ही हैं और ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं। तो ये जो मिसयूज हो रहा है ये एज की रेस्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है 16, 17, 18, 19, ये सिर्फ नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आज 17 साल का है, कल 18 साल का हुआ है, 19 साल का हुआ तो उसकी मेंटालिटी अचानक से मैच्योरिटी आ जाएगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि ये जो रिजिड लाइंस हमने कैटेगराइज कर रखी हैं, रिजिड एज के जो क्राइटेरिया बना रखे हैं, ये क्राइटेरिया रिजिड नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर यहां पर सुनवाई होनी चाहिए इन केसेस में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज करना चाहिए। ये जो 18 और 16 साल की डिबेट है, ये एक डिबेट ऐसी है जो कि कभी सुलझ नहीं सकती। आगे चलें, आगे इस आर्टिकल में और क्या बात करी गई है, यहां पर बात करी गई है कि जो अभी तक हमारे जो डिस्पोजल रेट है, पॉक्सो के जो केस हमने निस्तारण किए हैं, कि जो भी क्राइम्स हुए हैं अभी तक चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ जो भी क्राइम हुए हैं, इसका जो रेट है 109% है। 109% भाई जो हमारे केसेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो रहे हैं, केसेस बहुत जल्दी तरह से सॉल्व हो रहे हैं, 109% की रफ्तार से जो के केस है उनका निस्तारण हो रहा है। लेकिन कन्विक्शन का जो रेट है, कन्विक्शन का जो रेट है ये 35 से गिरकर 29% रह गया है। केसेस तो सॉल्व हो रहे हैं लेकिन सजा सिर्फ 29% गिर गई है। ठीक है, कन्विक्शन मतलब कितने लोगों को अपराधी यहां पर करार किया जा रहा है या फिर उनको वेलफेयर होम में, जुवेनाइल केयर होम में भेजा जा रहा है। केसेस तो हम बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हैं, फास्टर इज नॉट फेयरर, ये हमने कहा, समझा ना, लेकिन कन्विक्शन जो है वो गिर गया। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकल सकता है, फास्टर डिस्पोजल जो है हमारा, तेजी से जो निस्तारण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं हम, ये जस्टिस को एंश्योर नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस, न्याय मिल गया। ठीक है, फास्टर डिस्पोजल का मतलब जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। अब यहां न्याय किस तरह से नहीं है ये आपको समझना जरूरी है। सपोज एक केस आया कोर्ट में, पुलिस के पास केस आया, अब यहां पर एक बॉय है, एक गर्ल है, ठीक है, और ये एक, सपोज दे आर इन एन इनोसेंट रिलेशनशिप। अब यहां पर इनके घर वालों को ये चीज पता चल जाती है, अब ये बॉय के खिलाफ जो है घर वाले की फैमिली ने केस कर दिया। अब यहां पर केस कर दिया, अब क्या होगा, कंसिलिएशन होगा। अब यहां पर बोला जाएगा कि भाई ये जो लड़का है, ये लड़का शादी कर लेगा इस लड़की के साथ, हो गया केस सॉल्व। नाउ दिस डज नॉट एंश्योर जस्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस मिल गया। अगर सपोज ये इस लड़के ने क्राइम किया है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर इस लड़के ने क्राइम किया है यहां पर और उसे इस लड़की को फोर्स कर दिया जाए इस लड़के के साथ शादी करने से, तो नाउ थिंक व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन विद दिस गर्ल। ठीक है, यहां पर जो जस्टिस था वो मिलना तो दूर, जस्टिस
मल्टीप्लाई, इनजस्टिस मल्टीप्लाई हो गया इस लड़की के लिए। ठीक है, तो जो जस्टिस मिला है यहां पर, अगर आप इस आर्टिकल को देखें दोबारा से, फास्टर इज नॉट फेयरर, यहां पर सीधी बात कही गई कि ये जो हमारा फास्टर है, जिस तरह से हम डिस्पोजल करते जा रहे हैं, डिस्पोजल के रेट्स जो हमने बढ़ गए हैं हमारे 2025 तक, हमने बहुत ज्यादा इन केसेस को सॉल्व कर लिया है, ये न्याय की बात नहीं करते हैं कि न्याय हो गया। ठीक है, क्लियरेंस, हालांकि हमने माना कि हमने केसेस 2019 से, अगर इस ग्राफ को समझे, 2019 से 34 था और यहां पर बहुत ज्यादा हमने जो है 109 तक हमने केस रेजोल्यूशन को देख लिया है, यहां पर जो कन्विक्शन का रेट है वो गिर गया है। ठीक है, किस तरह से जस्टिस नहीं मिल रहा है, केसेस तो सॉल्व हो रहे हैं लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये बात करी गई है यहां पर। और यहां पर लॉ कमीशन ने जो भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी वो बेसलेस नहीं थी, किसी एक बैकिंग के साथ थी। लॉ कमीशन ने किस तरह से कहा है कि ये जो जनरल एज ऑफ कंसेंट है 18 साल, ये जो है अगर हम इसे कम भी कर देंगे तो ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़ जाएंगे, जो अभी हमने यहां समझा। इस तरह से फोर्स्ड मैरिज करा दी जाएगी इस लड़की की टू दिस बॉय। अब इस तरह के ये जो केसेस हैं, चाइल्ड मैरिज के केस, ये बढ़ने लगेंगे। ठीक है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात करी गई है कि आप यहां पर ये एडोलसेंट्स को 16 to 18 की कैटेगरी में कंसिडर करें, एक पर्टिकुलर डिजिट ना असाइन करें कि एज ऑफ कंसेंट 16 है या एज ऑफ कंसेंट 18 है। 16, 18 एक ही एज कंसिडर की जाए, गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन के साथ काम किया जाए, और जो पनिशमेंट हो वो ज्यादा सीवियर पनिशमेंट के फॉर्म में ना हो। यहां पर एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड ही बात करी गई है। ठीक है, ये पूरी चीजें थी। अब इसमें एक चीज और है, यहां पर सेक्शन 37 की, सेक्शन 39 की बात करी गई है इसमें। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसका सेक्शन 39, सेक्शन 39 ऑफ पॉक्सो एक्ट, इसमें क्या है, सपोर्ट पर्संस की बात करी गई है कि इसमें पुलिस स्टेशन में, कोर्ट्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें सपोर्ट पर्सन कहा जाता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट पर्सन कौन होते हैं? सपोर्ट पर्सन वो लोग होते हैं जो कि जिस बच्चे के साथ क्राइम हुआ है उसको और उसकी फैमिली का मदद कर सकें, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में, कोर्ट के ट्रायल्स में मदद कर सकें, ये होते हैं सपोर्टिव पर्सन। इसके अलावा यहां पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स, PLV, पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी बात करी गई है। ठीक है, कुछ वॉलंटियर्स है, सपोज हम आप जैसे लोग अगर एनजीओ ज्वाइन कर लें और हम मदद करना चाहते हैं उन बच्चों की जो इनके साथ क्रिमिनल ऑफेंस होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं ताकि पुलिस उनकी एफआईआर लिख सके, कोर्ट में अच्छे से ट्रायल चल सके। अब हुआ क्या है, यहां पर सपोर्ट पर्सन और पैरालीगल वॉलंटियर्स की भाई नियुक्ति ही नहीं हुई है। अगर यहां डेटा कहता है नॉट इनएडुकेट अपॉइंटमेंट, कि जो इनएडुकेट अपॉइंटमेंट हुआ है यहां पर, अगर हम यहां देखेंगे PLVs, पैरा लीगल वॉलंटियर्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में करीबन 1000 पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 42 वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, सिर्फ 42 वॉलंटियर्स हैं, जबकि तमिलनाडु में 1500 चौकीज पर एक भी वॉलंटियर नहीं है। अब यहां से आप पूरी कहानी समझ सकते हैं कि जब तक वॉलंटियर्स ही नहीं है, चिल्ड्रन विल फेस द फियर, उन्हें डर लगेगा, उनकी फैमिलीज को डर लगेगा, कोर्ट तक पहुंचने की दूर, लोग चौकी, पुलिस, थाने तक ही नहीं जा पाएंगे। तो यहां पे किस तरह से इनएडुकेट अपॉइंटमेंट हुआ है सपोर्ट पर्संस और पैरालीगल वॉलंटियर्स का, जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं सॉल्व ही नहीं, जो सॉल्व हो रहे हैं लेकिन पता नहीं कहां सॉल्व हो रहे हैं, दे आर सॉल्विंग ओनली ऑन द पेपर्स। ठीक है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। ठीक है, जो हमने देखा कि अगर एज ऑफ कंसेंट को कम कर दिया जाएगा तो यहां से चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इसलिए एज को कम करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऐसा लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2023 का कहना है। अब यहां पर दिक्कतें क्या हैं? व्हाट आर द मिसिंग एरियाज, जो चीजें पीछे छूट रही हैं वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग, एक तो कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग फॉर एडोलसेंट्स, कि भाई जो एडोलसेंट लोग हैं, जो भी 13 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए काउंसलिंग डिपार्टमेंट, प्रॉपर काउंसलर्स ही नहीं है। ठीक है, आप देखिए स्कूल्स में कितने काउंसलिंग सेल्स हैं, अगर आप अपने स्कूल में देखेंगे, क्या आपके स्कूल में कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट है?
हार्डली इट इज नो, बिकॉज हम तो अपने आसपास नहीं देखते कि स्कूल्स में कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है, और पुलिस स्टेशन कोर्ट्स में कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनको प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं मिल पाएगी, उनको समझाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ और पुलिस एक्शन या कोर्ट का एक्शन लेना इज नॉट एन एक्शन ऑफ जस्टिस। यहां से जस्टिस एंश्योर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मिसिंग एरियाज, फैमिली मीडिएशन सर्विसेज नहीं है। कि दोनों फैमिलीज के बीच में बैठकर सुलह कराने वाली कोई भी सर्विस नहीं है, बात करने वाली कोई भी सर्विस नहीं है यहां पर। ठीक है, और यहां पर एजुकेशन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप। भाई आज भी ये जो सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप जो है वो टैबू बन चुका है। स्कूल्स में कोई भी सेक्सुअल और रिलेशनशिप एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं करी जा रही है। तो जो भी कुछ बच्चे सीख रहे हैं वो अपने फोन से सीख रहे हैं, अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, जिसकी वजह से गलत स्टेप लेने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिर भी अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है बच्चों में, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने धीरे धीरे। ठीक है, नॉन प्यूनिटिव सोल्यूशन, कि भाई नॉन प्यूनिटिव सोल्यूशन की तो हमने बात ही नहीं करी। यहां पर अगर कोई छोटे बच्चे हैं वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें समझाया जाता है, उन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाता है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उन्हें जेल भेज दे रहे हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दिस इज नॉट जस्टिस। ठीक है, इस तरह ये लॉ कमीशन का कहना है, दिस इज नॉट गुड। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दो बॉडीज हैं जिनके डिटेल्स पर ये पूरे आर्टिकल जो है वो बेस्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बात कही गई है, टीनेज लव वर्सेस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये जो भी एक्टिविटी हुई है वो एक इनोसेंट लव है बिटवीन टू टीनेजर्स या फिर एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसे किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए ये इस एक्ट में बताया ही नहीं गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि इसके वजह से ये जो डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनोसेंट यंग पीपल आर क्रिमिनलाइज्ड। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं। कोर्ट्स जो हैं वो ओवरबर्डन हो चुके हैं, कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो बढ़ चुका है। जुडिशरी में ट्रस्ट कम होता जा रहा है, ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है लोगों का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, चिल्ड्रन रिमेन अनसेफ। कि भाई जो लोग हकीकत में बच्चों के खिलाफ क्राइम कमिट कर रहे हैं उनसे तो बच्चे सुरक्षित ही नहीं है। ठीक है, जो लोग हकीकत में क्राइम कर रहे हैं बच्चों के साथ वो लोग तो सुरक्षित हैं। ठीक है, उनसे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। यहां पर क्या हो रहा है, जो दो छोटे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची, उन दोनों को क्रिमिनलाइज कर दिया जा रहा है यहां पर, और जो असली गुनहगार है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जाहिर किया है कि किस तरह से ये लूप होल है इस पूरे एक्ट में। ठीक है, हमारा जो टीनेज लव है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसमें कोई डिफरेंस कैसे हम पता लगाएं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का विषय है। ठीक है, अब यहां पर सॉल्यूशन की बात करी गई है या फिर वे फॉरवर्ड दिया, अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझें तो वे फॉरवर्ड। ठीक, क्या करना चाहिए, काउंसलिंग डिपार्ट जो हमने कमियां पढ़ी उन कमियों को फुलफिल करना। जैसे काउंसलिंग नहीं है, काउंसलिंग साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए। हर सरकारी स्कूल में होना चाहिए, हर प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, कोर्ट्स में होना चाहिए। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके साथ क्लोज इन एज एग्जाम्पशंस, क्लोज इन एज एग्जाम्पशंस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो क्लोज इन एज का एक क्लॉज लेकर आना चाहिए। ठीक है, क्लोज इन एज का एक क्लॉज लेके आना चाहिए कि अगर दो छोटे बच्चों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है और उसमें गैप है अगर 3 से 4 साल का, तो उसे नॉर्मल कंसिडर करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जो उसमें से बड़ा है उसने छोटे को फंसा लिया है या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस हम लगा दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक क्लोज एंड एग्जेम्पशन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को
यहां पर रोमियो जूलियट क्लॉज के नाम से भी बताया गया है, ठीक है, रोमियो जूलियट क्लॉज के नाम से भी ये चीज बात कही गई है। अगर आपने अपने स्कूल में रोमियो जूलियट पढ़ा हो, ठीक है, ग्रेट लिटरेचर का एक बहुत ही बेहतरीन वर्क है, ठीक है, अगर आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में ये उपन्यास पढ़ा हो रोमियो जूलियट, तो यहाँ पर ये पूरा जो सिनेरियो है ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए किस तरह से एक इनोसेंट रिलेशनशिप थी, उसकी वजह से बच्चों को झेलना पड़ा, ठीक है। तो ये जो क्लोज एंड एग्जाम्पशन है ये होना चाहिए। इसके अलावा नो कोअर्जन, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जुडिशियल केसेस में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई कोअर्जन नहीं होनी चाहिए, एंड नो अब्यूज फ्रॉम अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है वो अब्यूज नहीं कर सकती, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। इसके अलावा जो अगला वे फॉरवर्ड बताया है वो बताया है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें जागरूकता फैलानी है समाज में, पुलिस में, कोर्ट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमें अवेयरनेस फैलानी है कंसेंट से रिलेटेड, कि भाई कंसेंट क्या होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है, सेक्सुअल एजुकेशन देनी है, प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, और काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए। ये पूरा इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है, तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे तीनों आर्टिकल का जो जिस था। आर्टिकल एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड, किस तरह से एज ऑफ कंसेंट को एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। यंग लव, रोमियो जूलियट क्लॉज की बात करी गई है, लॉ कमीशन की बात करी गई है, यहाँ पे लॉ कमीशन का क्या कहना है, और फास्टर इज नॉट फेयर। हमने जिस तरह से केसेस का निस्तारण किया है उसका मतलब ये नहीं है कि न्याय मिल गया है, ठीक है, ये पूरा हमने समझा, और जिस तरह से इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, ये बताता है कि ये टॉपिक मेंस में आ सकता है, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, इनवर्ड टर्न, यूएस के इंपीरियलिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर जो यूएस अभी काम कर रहा है, वेनेजुएला पर हमला कर देना, ग्रीनलैंड को धमकी दे देना, या रिसेंट में अभी आप देखेंगे सीरिया पर हमला कर दिया यूएसए ने, ठीक है, ये जो हमले यूएस की तरफ से हो रहे हैं, ये किस तरह से समाज में, पूरे दुनिया में रेसिज्म बढ़ा सकते हैं, एथनो नेशनलिज्म बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स में प्रॉपरली आप इस चीज को लिखेंगे। यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि अभी बहुत एग्रेसिव मोड में है, और ये अमेरिका जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि भाई अमेरिका पहले आता है, बाद में कुछ और आएगा, बाद में क्लाइमेट आएगा, बाद में सोलर आएगा, बाद में कोई चीज आएगी, ठीक है। इसीलिए यूएसए जो है पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, यूएनएफसीसीसी से बाहर हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर हो गया। तो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए बोल रहा है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलेगी, ठीक है, हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो यूएसए का विड्रॉल फ्रॉम यूएनएफसीसीसी, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना, ठीक है। और आपने शायद सुना हो मुनरो डॉक्ट्रीन और रूजवेल्ट कोरोलरी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, पूरे लेटिन अमेरिका पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है अमेरिका, यूएसए, ठीक है। ये कॉजेज हैं। यूएसए क्या कर रहा है अभी, यूएसए जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की को फॉलो कर रहा है कि भाई अमेरिका पहले आता है। ये इसके रिजल्ट क्या हुआ, यूएनएफसीसीसी से बाहर हो गया, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर हो गया, मुनरो डॉक्ट्रिन और रूजवेल्ट कोरोलरी को फॉलो कर रहा है कि हमारे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमारी प्रभुत्वता चलेगी, हम महान हैं, ठीक है। ये पूरा, अब इसके कारण होगा क्या, ठीक है। अभी अमेरिका जो है ये इन ऑर्गेनाइजेशंस में था, यूएनएफसीसीसी में था, आईएसए में था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में था। तो यूएसए डेवलप्ड नेशन है, सुपर पावर है यूएसए। अब यूएसए सुपर पावर है तो यूएसए जो फंडिंग देता है, जो पैसा देता है, वो गरीब देशों के बहुत काम आता है। जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में बहुत सारा जो ग्रांट आता है, जो पैसा आता है, वो यूएसए की तरफ से आता है। अब यहां से यूएसए बाहर निकल जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या, अगर हम बात करें तो ग्लोबल हेल्थ कैंपेन पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल हेल्थ कैंपेन, ग्लोबल हेल्थ कैंपेन पे असर पड़ेगा यहां पर, ठीक है। यूएसए की फंडिंग रुक जाएगी,
यूएसए की फंडिंग रुक जाएगी, यहां पर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, ठीक है, एग्जाम्पल डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल हो गया। अब डब्ल्यूएचओ अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे काम करेगा, कौन देगा पैसा, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, पुअर कंट्रीज विल सफर, देयरफॉर पुअर कंट्रीज विल सफर। भाई जो गरीब नेशन है, जो ग्लोबल साउथ के नेशन है, उन्हें तो सफर करना पड़ेगा यूएसए के इस चीज के लिए, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ कैंपेन से यूएसए जो है बाहर निकल गया है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की जो मुहिम चल रही है, विल बी हैम्पर्ड, कि जो भी अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी जितनी भी पॉलिसी चल रही है, सबसे ज्यादा फंडिंग कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहा है यूएसए। यूएसए की फंडिंग रुक जाएगी, क्लाइमेट चेंज के जो भी हमारे इनिशिएटिव चले आ रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अभी COP30 हुई, सबका क्या होगा, ठीक है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर यूएसए इन सब चीजों से निकल जाता है और यूएसए जो है सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है, तो क्या होगा, दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर्स इमर्ज होंगी, रशिया चाइना। रशिया और चाइना आएंगी, और ये रशिया और चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। रशिया और चाइना क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, गणतंत्र नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र राष्ट्र नहीं है रशिया चाइना। अब लोकतंत्र राष्ट्र अगर उभरेंगे एज अ वर्ल्ड पावर, तो आप समझिए क्या होगा। अब यूएसए तो भाई डेमोक्रेसी है, यूएसए डेमोक्रेसी है, तो यूएसए नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, के लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। लेकिन रशिया और चाइना में तो ये चीज होती ही नहीं है, रशिया चाइना में ये चीज नहीं होती, वेलफेयर पॉलिसीज नहीं होती, तो जो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, इनकी आइडियोलॉजीज डोमिनेट कर जाएंगी, ठीक है। यहां से और क्या होगा भाई, अगर हम बात करें तो एथनो नेशनलिज्म बढ़ेगा। जितना ज्यादा हमने ग्लोबलाइजेशन किया है, अब राष्ट्र अपने बारे में ही सोचेगा। भाई हमें, जब यूएसए अपने बारे में सोच रहा है, तो हमें भी अपने बारे में ही सोचना चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन के रिवर्स इंपैक्ट हो जाएगा। रेसिज्म फैलेगा, हेट्रेड फैलेगा समाज में, ठीक है, रेसिज्म फैलेगा, हेट्रेड फैलेगा, गुड गवर्नेंस खत्म हो जाएगी, गुड गवर्नेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं होगी। नेशन स्टेट का जो आइडिया है ये खत्म होने लगेगा। तो यूएसए का, अगर ये जो यूएसए के एक्शंस हैं, अगर ये चलते रहे, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा दुनिया में, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये पूरा इसमें बताया गया है किस तरह से यहां पर यूएसए के अपने तक सीमित रहने से रशिया और चाइना को एक फील्ड मिल जाएगा। जब रशिया और चाइना अपना प्रभुत्व दिखा पाएंगे, यहां पर जो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हैम्पर होंगे। 21st सेंचुरी आने वाला जो है, उसमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स दिख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ कंसर्न्स की बात करें तो अभी आज की डेट में ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स, इन सब की फंडिंग जो है यूएसए करता है। ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, इन सब की जो पैरवी है वो यूएसए करता है। यूएसए का बहुत बड़ा योगदान है, और ये सब रुक जाएगा तो ये फंडिंग, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कौन करेगा, ठीक है। इस तरह से जो है, जो भी अभी तक अच्छे काम हुए हैं वो दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर ये था इस पूरे आर्टिकल में। अब देखें, द ईयर गॉन बाय, द क्वाड्स ईयर ऑफ इंटररेग्नम। क्वाड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वाड क्या है। अब यहां पर बताया गया है कि एक और साल निकल गया है, 2025-2026 लग चुका है, क्वाड की प्रेसिडेंशियल मीट हुई नहीं है, लीडर समिट हुई नहीं है। तो इससे अगर आपको याद हो, तो हम क्वाड के बारे में ऑलरेडी बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वाड की मीटिंग्स नहीं हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसी को समझते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वाड का। क्वाड कैसे, क्या है, क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं। क्वाड की अगर हम बात करें, लाइक माइंडेड 4 कंट्री हैं इसमें। यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। लेकिन हुआ क्या है, यहां से बहुत सालों से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। 2007 में शिंजो आबे जो पीएम है, जापान के पीएम थे जापान के, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, इसका आइडिया दिया गया था, और बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद हैं तो प्लीज अपने जो ऑब्जेक्टिव थे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्वाड था, लेकिन अभी यहां पर क्या देखा गया है कि क्वाड जो है उसकी काफी सारी चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। लीडरशिप मीट नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड में इंटररेग्नम आ गया है। क्वाड एट सी हुआ है हाल ही में, क्वाड एट
सी, समुद्री सुरक्षा को लेकर शिप ऑब्जर्वर मिशन, शिप ऑब्जर्वर मिशन हुआ है हाल ही में, ठीक है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज हुई है। ये चारों क्वाड नेशंस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, गुआम में हुई है, ये गुआम में हुई है 2025 में। गुआम में 2025 में मालाबार एक्सरसाइज हुई है। पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर, पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर इनिशिएटिव, जो क्वाड की पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप है, इसकी भी मीटिंग हुई है। तो ये जो मीटिंग हुई है ये बता रही है कि क्वाड अभी इनऑपरेबल नहीं है, लेकिन जो अभी लीडरशिप मीट है उसके ना होने के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जिस तरह से यूएसए का अभी फिलहाल रवैया है। अगर क्वाड से यूएसए अगर विड्रॉ कर लेता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। यहां पे बताया गया है कि जो ट्रंप साहब हैं और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शनाए ताकची, इन्होंने अभी तक क्वाड की कोई भी मीटिंग में भाग नहीं लिया है। मतलब कोई भी मीटिंग ही नहीं हुई है तो भाग कहां से लेंगे, ठीक है। तो इनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अकेले क्या मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वाड की एंगेजमेंट को लेकर अभी इन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये पूरा इस आर्टिकल जो था इसी बात पर बता रहा था। अब डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें, यहां पर री इमेजिनिंग डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन कमीशन की बात करी गई है। क्या है डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड? बेसिकली हमने देखा था जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस अभी जो साउथ की जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, ये जो स्टेट्स हैं इनको क्या कर रहा है, इनको डिसएडवांटेज मिल रही है। डिसएडवांटेज किस चीज की मिल रही है कि ये बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन के अनुसार इनको जो रिटर्न मिलना चाहिए फ्रॉम द सेंटर स्टेट, जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है उसके, वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा इनको प्रॉपर जो टैक्स है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस वजह से इनको अभी ये कंसर्न में है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन हो सकता है 2029 के चुनाव से पहले डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा लग जाए और दोबारा से एक बार हमें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानने को मिल जाए, ठीक है। तो अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है वो समझेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन एक ऐसा कमीशन जो कि हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं या फिर हमारे जो स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें जो टेरिटरीज की जो बाउंड्री होती है उनकी बाउंड्री फिक्स करने का काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। ये इसका काम होता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखेंगे क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन ये अपनी जो सोर्स है, जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 कहता है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनना चाहिए। आर्टिकल लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल 82 कहता है कि डीलिमिटेशन कमीशन चाहिए, और ये स्टेट असेंबलीज के लिए बात करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, आर्टिकल 170। इसके अलावा और कौन से आर्टिकल हैं जो बात करते हैं? आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, ये बात करते हैं एससी एंड एसटी रिजर्वेशन की, ठीक है, कि जो सीट्स हैं वो एससी एसटी रिजर्वेशन के तहत होनी चाहिए। ये आर्टिकल से अपनी सोर्स रिसोर्स अपनी इंस्पिरेशन लेता है डीलिमिटेशन कमीशन। लेकिन याद रखेंगे डीलिमिटेशन कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आगे देखें तो कमीशन जो है फैसला सुनाता है हर, जब भी इसे अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो जो कमीशन के डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग। इसके जो डिसीजंस होते हैं फाइनल और बाइंडिंग होते हैं एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। कि भाई ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है पूरे रिसर्च के बाद जो भी बाउंड्री सेट करता है वो बाउंड्री फाइनल होती हैं, लीगली बाइंडिंग होती हैं, किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे, ठीक है। इट्स डिसीजंस आर फाइनल, लीगली बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। मेंबर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, सबसे पहले तो यहां पर एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। एक मेंबर होते हैं, सीनियर मेंबर इसमें, वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं, और बाकी फिर और मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। ये होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट से। याद रखेंगे, जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक एक्सपर्ट मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और बाकी जो स्टेट कंसर्न होती हैं उनके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। ये थी मेंबर से रिलेटेड बात। अब कितने डीलिमिटेशन कमीशन बैठ चुके हैं इंडिया में ये देख लेते हैं, ठीक है। डीलिमिटेशन एक्ट एक बार आया था आजादी के 1952 में, ठीक है, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले आया था 1952 में। इसमें कहा गया था 1951 के बेसिस पर, सेंसस जो हुआ था उसके बेसिस पर सीट्स को फिक्स कर दिया जाएगा 1951 के बेसिस पर। इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा बैठा, डीलिमिटेशन एक्ट आया आपका 1962 में। यहां पर बात करी गई कि 1961 में के जो सेंसस हुआ है इसके बेसिस पर जो सीट्स हैं, जो टेरिटरीज हैं वो बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद डीलिमिटेशन एक्ट आया 1972 में। यहां पर बोला गया 1971 के सेंसस के तहत जो है लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब जैसे डीलिमिटेशन एक्ट आए, सबसे पहले डीलिमिटेशन एक्ट आया 1952 में, या 1951 के सेंसस के तहत हमने सीट्स को जो है रिवाइज किया। फिर 1962 में आया 1961 के सेंसस जो हुआ था उसके तहत सीट्स को रिवाइज किया। अब यहां देखा गया कि भाई अपनी सीट्स को लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा करने के लिए स्टेट्स में होड़ मची हुई है पॉपुलेशन को बढ़ाने की, कि जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हमारी सीट्स जो हैं वो बढ़ सके। तो यहां पर क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई सरकार, ठीक है, 1976 में। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और यहां पर सीट्स को फ्रीज कर दिया गया, सीट्स को फ्रीज कर दिया गया कि भाई सीट्स फ्रीज हो जाएंगी अब पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, ठीक है। सीट्स को फ्रीज कर दिया गया अंटिल 2001। ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यह स्टेप लिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 आता है, क्योंकि 2001 में क्या हुआ, सेंसस हुआ। 2001 में सेंसस हुआ तो डीलिमिटेशन एक्ट आया 2002 में। लेकिन यहां पर फिर दोबारा सरकार 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले आई ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ये जो फ्रीजिंग थी, एक्सटेंडेड फ्रीजिंग, जो सीट्स फ्रीज कर दी गई थी वो सीट्स फ्रीज रहेंगी कब तक, 2026 तक, जो अब लग गया है 2026, ठीक है। और रीएडजस्टमेंट बोला गया कि 1991 के सेंसस के तहत होगा। रीएडजस्टमेंट कैसे होगा, 1991 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर डीलिमिटेशन कमीशन जो है अपना जो सीट्स को रिवाइज करेगा, ठीक है, उस तरह से होगा। और ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2026 तक सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। अब डीलिमिटेशन, ये चौथा डीलिमिटेशन कमीशन था, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभी तक देश में कितने डीलिमिटेशन कमीशन बने हुए हैं, तो अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन डीप आएगा, अब नंबर नहीं पूछेंगे, अब डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए ये डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इससे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ध्यान रखने वाली चीज है। अब आगे क्या हुआ, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कब आया, 2003 में। 2003 में आया। अब यहां पर बोला गया कि 2001 के सेंसस के तहत जो है हम सीट्स को रिवाइज करेंगे एससी एसटी एलोकेशन के लिए, ठीक है, एससी एसटी एलोकेशन के लिए। सिर्फ एससी एसटी की एलोकेशन जो होगी सीट्स को वो 2001 के सेंसस के द्वारा होगी, ठीक है। ये थी आपकी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानकारी। अब डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा 2029 के चुनाव से पहले। 2027 में जनगणना होगी, ठीक है। जनगणना होने ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2020 में जनगणना शुरू होगी और 2018 तक अपने रिजल्ट्स आ जाएंगे जनगणना के, और उसके बेसिस पर
जो है डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, डिलिमिटेशन एक्ट आएगा, और जो नई लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उन्हें रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक है, ताकि 2029 के जो इलेक्शंस हैं उनमें दोबारा से ये जो सीट्स का हमारा रैशनलाइजेशन है वो इफेक्टिव हो सके। तो अभी जो एसआईआर हुआ है उस एसआईआर को और इस डिलिमिटेशन कमीशन को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपस में लिंक करना, और उस इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चले, छोटी सी न्यूज है, पीएसएलवी C62 मिशन जो है, हमने ऑलरेडी ये चीज देख चुकी है, ठीक है, न्यूज में कुछ दिन पहले भी था ये, कि इसरो ने अपना पीएसएलवी C62 जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 का नाम दिया है, ठीक है। आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन भी सीखा था कि EOS N1 और ब्लूबर्ड 2 क्या होंगे आपस में, ठीक है। तो ये है, इसके साथ एक और वर्ड यहां न्यूज में आया है, इसके साथ एक KID कैप्सूल भी लॉन्च किया जाएगा, KID कैप्सूल भी लॉन्च किया जाएगा जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च होगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी जो 15 सैटेलाइट्स की बात करी गई है यहाँ पर, आपको नाम याद नहीं रखने हैं क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ हुई हैं, कहाँ तक हम इतना नाम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है EOS N1 KID कैप्सूल किस चीज से रिलेटेड है, और यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज हुई है, ठीक है, उसका नाम याद रखना है, इसरो है। इसरो में जो कमर्शियल जो मिशन लॉन्च हुआ है वो हुआ है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो पूरा मिशन है इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कराया गया है, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं, सीरिया, ठीक है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यूएसए की हेजेमनी क्या जो है पूरा सिनेरियो क्रिएट किए हुए है पूरे वर्ल्ड में। तो यहां पर यूएसए ने जो है ISI के जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो उसकी कैंपेनिंग साइट्स हैं वहां पर हमला कर दिया है सीरिया में। यहां यूएस की जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, ठीक है, उसके द्वारा ये अटैक किया गया यहां पर, और इस अटैक में जॉर्डन ने भी अटैक किया है सीरिया के ऊपर, और इसका नाम रखा है ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या है। सबसे पहले सीरिया पर जो हमला हुआ है, सीरिया पर जो हमला हुआ है यह है ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। अब आप लोग एक चीज बताएंगे कि जो वेनेजुएला पर जो अपनी एक्सरसाइज करी थी यूएसए ने, उस एक्सरसाइज का क्या नाम था, उस स्ट्राइक का क्या नाम था, ठीक है। इस ऑपरेशन का तो नाम ऑपरेशन हॉकी है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। यहां पर यूएसए की जो सेंट्रल कमांड है उसका नाम आप लिख लीजिए सेंटकॉम। सेंटकॉम ये यूएसए की मिलिट्री एजेंसी है जिसने ये अटैक किया है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्या जानना, जॉर्डन और इजराइल के बारे में थोड़ा समझना, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सीरिया को देखते हैं, सीरिया का मैप देखते हैं, समझते हैं कहां पर सीरिया है। यह है आपका सीरिया, यह है आपका सीरिया, ठीक है। अब सीरिया में आप देखेंगे हमने एक साइट पढ़ी है, अलेप्पो पढ़ा है सीरिया में, ठीक है। सीरिया की जो कैपिटल है डमास्कस, याद रखेंगे सीरिया की कैपिटल है डमास्कस। सीरिया की कैपिटल क्या है, डमास्कस। और यहां से सीरिया किस में लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में लगा हुआ है। यहां पर कुछ जैसे यहां पर बताया गया ये यूएस का आउटपोस्ट है सीरिया में। यहां पर देखेंगे आप ईरान, टर्की, लेबनान, ठीक है, इनसे ये जो आप सीरिया है ये घिरा हुआ है। तो इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो सीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद कर लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकता है सीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो सीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए आपको एक निमानक याद करना होगा, JITI, JITLI, जिटली, ओके। जिटली एक निमानक है सीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए, जिटली, ठीक है। J स्टैंड्स फॉर जॉर्डन, J स्टैंड्स फॉर जॉर्डन, I स्टैंड्स फॉर इराक, T स्टैंड्स फॉर टर्की, L स्टैंड्स फॉर लेबनान, एंड I स्टैंड्स फॉर इजराइल, ठीक है। जिटली नाम से याद रखेंगे। सीरिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज का निमानक क्या है, जिटली है। जिटली, J फॉर जॉर्डन, I फॉर इराक, T फॉर टर्की, L फॉर लेबनान एंड
आई फॉर इजराइल, ठीक है। ये सीरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, याद रखना, ठीक है। सीरिया जो है मेडिटेरेनियन सी में से लिंक्ड है, मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन लगी हुई है यहां पर वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन है सीरिया की, ठीक है। कैपिटल हमने देख ली क्या है, दमास्कस। इसके बाद दूसरा कंट्री जिसने हमला किया है वो है जॉर्डन। तो अब जॉर्डन जो है इसकी जो कैपिटल है वो है अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। और यहां से आप देखेंगे ये जॉर्डन जो है गल्फ ऑफ अकाबा से अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, और इसका जो निमोनिक है ISISE, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। अभी सीरिया में किस पे हमला किया, ISIS पे। किसने किया, जॉर्डन और यूएसए ने मिलकर किया। तो जॉर्डन के निमोनिक में क्या हो गया, ISISE। अब ISISE की फुल फॉर्म जान लेते हैं। I स्टैंड्स फॉर इराक, I स्टैंड्स फॉर इराक, S स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया, अगेन I, दोबारा I से क्या है, इजराइल। देन कम्स S, S स्टैंड्स फॉर सीरिया, ठीक है, एंड E स्टैंड्स फॉर इजिप्ट, ठीक है। यहां से याद रखेंगे कि जॉर्डन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उसका निमानिक है ISISE। I स्टैंड्स फॉर इराक, S स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया, I स्टैंड्स फॉर इजराइल, S स्टैंड्स फॉर सीरिया, E स्टैंड्स फॉर इजिप्ट। यहां से ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे आज के पूरे न्यूज़पेपर से, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो, क्लास में चीजें अच्छी लगी हो, ठीक है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, ठीक है, और कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।